जहां कमिश्नर साहब बैठते हैं। मंडल को कोट्टम में, कोट्टम को ही क्या कहते हैं, सॉरी, प्रांत को मंडल में बांट दिया गया है, इसको मंडलम बोलते हैं। और उसके बाद मंडल को जो है कोट्टम अथवा बलनाडु में बांट दिया गया है, और बलनाडु को नाडु, नाडु क्या है, एक जिला है, और जिला के बाद कुर्रम। शास्त्री जी ये भी कहते हैं, नीलकंठ शास्त्री जी, कि ग्राम और जिले के बीच में एक और इकाई होती थी, इसको तनियूर कहा गया है। ये बड़े बड़े ग्रामों, जिसको बड़े बड़े ग्राम होते थे, जहां की आबादी करीब 5 लाख 6 लाख की आबादी होती थी, उसको तनियूर बोला जाता है। इसको नीलकंठ शास्त्री ने खाली अपनी किताब में लिखा है। तो इसको ध्यान दीजिए कि केंद्र को मंडल, मंडल को कोट्टम अथवा बलनाडु, बलनाडु को नाडु जिसको जिला बोलते हैं, और नाडु को कुर्रम। अब नाडु और कुर्रम के बीच में एक और प्रशासनिक इकाई आती है, तनियूर। लेकिन हर जगह नहीं होता था, बड़े बड़े गांव, जैसे कुछ गांव ऐसे होते हैं ना, ज्यादा आबादी होती है, इसको आप नगर पालिका बोलते हो, हाँ महानगर भी कह सकते हो, आप महानगर भी कह सकते हो। तो इस तरह से सब होते थे, ठीक। तो ये पूरा आपका क्या है, प्रांतीय प्रशासन है, ठीक। अब लिख लीजिए प्रांतीय प्रशासन में, लिखिए, चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। प्रशासनिक दृष्टि से चोल साम्राज्य को, पूरे चोल साम्राज्य को 6 अथवा 9 मंडल में विभाजित किया गया था। 6 अथवा 6 अथवा 9 मंडल में विभाजित किया गया था, ठीक। ठीक हो गया। चलिए अब ग्राम शासन, अब इसको बना लिए है ना, इसको यही नीचे बना लीजिएगा, प्रांतीय वाले पर ये मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम बना लीजिएगा, कुर्रम माने गांव, ठीक है ना, इसको बना लीजिएगा। अब लिखिए ग्राम प्रशासन। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी, ठीक है ना, चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं, उर्व, कामा सभा, कामा नगरम का उल्लेख हुआ है। ठीक, ठीक, पेरुवंदरम और सेरुवंदरम। चलिए ठीक है ना, क्या लिखा आपने, उर्व, सभा और नगरम का उल्लेख किया गया है, जो, या अब रहने दीजिए, लिखिए नगरम, नगरम हेडिंग डालिए नगरम। यह व्यापारिक नगरों की, यह व्यापारिक नगरों तक ही सीमित थी, जैसे जहां व्यापारिक नगर थे, गांव शहर टाइप के, वहां तक। इसका संगठन विविध कार्यों के लिए किया जाता था। ठीक, जैसे एक शब्द है अजुम बड़म, अजु व अड़म और मणिग्रामम, लिख लीजिएगा दोनों शब्द। आधा अड़ा है, फिर अड़ा है, अजुब बड़म और मणिग्रामम।
हाँ? ये व्यापारिक इकाई है एक, मणिग्रामम और अड़ुवज्रम। ये जैसे मान लिया व्यापार करने के लिए जो गांव हैं उनको क्या कहा गया है, नगरम। नगरम में दो इकाइयां बना दी जाती थी, अजुबर्णम और मणिग्रामम। मतलब एक स्पेशल ग्राम है, जिसे कुछ लोग कहते हैं मणिग्रामम में जैसे सोने चांदी का व्यापार लगता था, अजुबर्णम में सामान्य व्यापार जैसे चावल गेहूं कपड़ा वस्त्र इत्यादि का व्यापार लगता था। मतलब कि इनकी स्पेशल इकाई थी ये व्यापार की। अब लिखिए, चोल प्रशासन या चोल काल स्थानीय स्वशासन का स्वर्णकाल था। स्वर्णकाल था। इतिहासकारों ने ग्रामों को लघु गणतंत्र की संज्ञा दी है। ठीक हो गया। अब आगे लिखिए, ग्रामों में दो प्रकार की संस्थाएं मुख्य रूप से कार्यरत थीं। नंबर एक, उर। नंबर एक, उर। डैश देके लिख लीजिए इसके आगे। यह सामान्य लोगों की संस्था थी। अब इसी में लिख लीजिए, लोगों की संस्था थी, जहां सामान्य लोग जिस समिति में बैठते थे। चलिए छोड़िए, इतना डीपली मत जाइए। ठीक। अब दूसरा लिखिए, सभा या महासभा, जो भी लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए, सभा या महासभा। लिखिए, यह अग्रहार। अग्रहार क्या होता है? यह अग्रहार। यह अग्रहार माने क्या होता है, बताइए? बहुत व्यापक शब्द है ये। अग्रहार जो है बहुत व्यापक शब्द है। लिख लीजिए ब्रैकेट में। ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि, जो भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी जाती थी उसको क्या कहता था? अग्रहार। लिख लिए? ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि, अग्रहार के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। यह अग्रहार माने होता क्या है कि ब्राह्मणों को दान की गई भूमि या ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि जो राजा के द्वारा ब्राह्मणों को दान कर दिया गया। ठीक, क्लियर? अग्रहार ग्रामों में होती थी। ठीक है ना? ऐसे ग्राम ब्रह्मदेव या मंगलम भी कहलाते थे। ठीक है ना? आगे लिखिए, महत्वपूर्ण है कि या स्मरणीय है कि, जो भी लिखना लिख लीजिए, स्पष्ट है क्या, जो भी लिखना लिख लीजिए। इसी महासभा या सभा का चोलकालीन अभिलेखों में विस्तृत उल्लेख किया गया है। ठीक है ना? किसी भी ग्राम में केवल उर या केवल सभा या फिर किसी भी ग्राम में केवल उर अथवा केवल सभा अथवा दोनों हो सकते थे। माने उर और सभा दोनों हो सकते थे। ठीक है ना? सभा का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। ठीक है ना?
ठीक है ना, पुलिस स्टॉप। सभा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां निम्नलिखित हैं। पेरुगुरी लिख लीजिए, निम्नलिखित में डैश देके, पेरुगुरी, पेरुगुरी, आगे डैश लिखिए, सभा को कहा जाता था। जब सभा बैठेगी उसको पेरुगुरी इनके भाषा में कहा जाता था। लिख लीजिए, सभा को कहा जाता था। वारियम, वारियम लिखिए, वारियम सभा की समिति थी जिसके सदस्य वारप्य पेरुमक्कल कहलाते थे, जिसके सदस्य वारियप पेरुमक्कल मेंबरों को कहा जाता था। अब इन लोगों के भाषा में है भाई, दक्षिण भारत के हैं लोग। अरे तो साउथ इंडिया के शब्द हैं भाई, इतने कौन कम है कि बहुत तेलुगु में नहीं है। अब वो अनुवाद है तेलुगु में, ठीक। एक और लिख लीजिए, महाजन, ब्राह्मणों से, आगे डिस्ट्रिक्ट के ब्राह्मणों से निर्मित एक संस्था। हाँ, ये सब सभा के कमेटियां हैं, सभा में सब होती हैं। ब्राह्मणों से निर्मित एक संस्था थी जो कि ग्राम प्रशासन है जिम्मेदार थी। ठीक हो गया। और वारियार, इसी में लिख लीजिए, एक शब्द है वारियार, वारियार लिख लीजिए। ग्राम द्वारा किसी कार्य विशेष, ग्राम द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त व्यक्ति वारियार कहलाता था। ठीक है ना। सभा अपना कार्य, सभा अपना कार्य, हाँ उसी में लिखिए, सभा अपना कार्य, हाँ हाँ, सभा अपना कार्य एक कार्य समिति के माध्यम से करती थी। ठीक है ना, फुल स्टॉप। उसी में लिख लीजिए, समस्त ग्राम 30 वार्डों, 30 वार्ड में बटा होता था। 30 वार्ड, 30 वार्ड मतलब टोला कह लीजिए। ठीक है ना। अब थोड़ा सा थोड़ा डाल लीजिए, समिति के सदस्यों की योग्यता, कि कौन कौन लोग योग्य बन सकते हैं समिति के। नंबर 1, सदस्य 35 से 70 वर्ष की आयु का हो। 70 35 से नीचे नहीं, 70 से ऊपर नहीं। दूसरा, एक वेद अथवा भाष्य का ज्ञाता हो। अगला इसमें बता, वह 1/4 वेली, वेली माने होता है भूमि मापक इकाई है, 1.5 एकड़ भूमि। 1/4 वेली मतलब होता है 1.5 एकड़ भूमि का स्वामी हो, तथा उसका अपना निजी आवास हो। अगला, अपराधी, चोर, चरित्रहीन इत्यादि न हो।
ठीक है ना। अब देखिए, लिखना चाहे लिख लीजिए, ना समझ लीजिए। जो ये सदस्य बन रहे हैं, इन सदस्यों का अब चुनाव कैसे होता है? तो इनका चुनाव कराने का बड़ा बढ़िया तरीका इनके यहां था। जैसे मान लीजिए 50 अब बनना है 20 मेंबर को, 100 आवेदन आ गया। अब किसको बना दिया जाए? सब पात्र हैं, मान लीजिए सबके पास 1.5 एकड़ भूमि है, सब वेद पढ़े हैं, सब विद्वान हैं, कोई चोरी अपराधी माफिया नहीं है। अब किसको बना दिया जाए? उसके लिए लॉटरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। लॉटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक बक्से में या गगरी में सबका आवेदन नाम लिख के डाल दिया गया। एक अबोध बालक से, बच्चे से, जो कम से कम 10 वर्ष से छोटा हो, 8 वर्ष से छोटा हो, उससे कहा जाता था निकालो के पर्ची। जिसकी पर्ची निकाल लेता था वो मेंबर बन जाता था। मतलब इन मेंबरों का जो चुनाव, चूंकि मेंबरों को बड़ा अधिकार होता था, ये मेंबर जो हैं ग्राम में न्यायालय वाला काम कर देते थे, बैंक का भी काम करते थे, पैसा भी जमा होता था, गांव के लोग पैसा जमा कर देते थे। वेतन देखिए, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। देखिए जो वेतन मिलता है, गुड, हमको ही भूल रहा था, जो वेतन मिलता है वह चाहे चोल काल के बड़े अधिकारी हों, पेरुंदरम सरुंदरम, चाहे छोटे अधिकारी हों, नाडू बलनाडु कुर्रम के, और चाहे कुर्रम वाले ये सब समिति के मेंबर सदस्य हों, इनको जो है एक शब्द मिलता है जीवित के रूप में वेतन दिया जाता था। जीवित माने क्या होता है? भूखंड, मतलब जमीन दे दिया गया, 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा दे दिया गया। अब जैसे मान लीजिए, ये तो अधिकारियों की बात हो गई। हमने आपसे कहा कि सभा में समिति के जो सदस्य बन रहे हैं उनकी योग्यता ये है, क्या क्या योग्यता है भैया साहब? उम्र 35-70 वर्ष की हो और वह वेद पढ़ा हो। तो जाहिर सी बात है, वेद कौन पढ़ता था? ब्राह्मण पढ़ता था। और ऑलरेडी ब्राह्मणों के लिए अग्रहार की बात की गई है, अर्थात क्या कि भूमिदान। वो भी आप भूमि खंड ले लीजिए, उनको दे दिया गया भूमि खंड, उस पर राजा का कोई टैक्स नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, वो दान हो गया, बिल्कुल अस्थाई हो गया। उनको मिला है, उनके बेटे पाएंगे, उनके नाती पाएंगे। तो एक तरह से आप देखेंगे तो अग्रहार भूमि की बात तो अलग है, लेकिन और भी तो अधिकारी थे। उन अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता था, बल्कि जीवित सबका प्रयोग किया गया। जीवित माने होता है भूखंड के रूप में, जमीन के टुकड़े के रूप में वेतन को। सामंत बाद आया गुप्त काल में, हमें पढ़ाया लकड़िया, उसका मूल कारण यही था। आप अपने अधिकारी को जमीन दे दिए, आपने बौद्धों को जमीन दान दे दिया, जैन धर्म को जमीन दान दे दिया मंदिर बनवाने के लिए। बाद में गुप्त काल में हमने आपसे बताया था कि अभिलेख मिला था दान वाला, उसको स्वामित्व का अधिकार भी दे दिया गया कि मतलब पूर्व से उसको भी वो दान कर सकता है, उसका क्रय विक्रय भी कर सकता है। वो जमीन क्या हो गया? उसकी निजी प्रॉपर्टी हो गई। और समस्त भूमि का मालिक पहले कौन होता था? राजा होता था। आज भी क्या है कि समस्त भूमि का मालिक कौन है? सरकार। तो सरकार कहीं सड़क बनवाना चाह रही है, क्यों आपको सड़क बनवा देती है? आप कोर्ट में जाते हो, आपकी सुनवाई क्यों नहीं होती? बहुत सुनवाई अगर आपकी हो गई तो ये हो जाएगा कि भैया आपको मुआवजा दे दिया जाए। लेकिन सरकार को इसके लिए न्यायालय दंडक नहीं करती है कि आपने क्यों 20 तल्ले का हवेली तोड़ दिया। सरकार देखिए, अयोध्या का निर्माण हुआ, पूरे देश में निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं हाईवे गांव बन रहे हैं। भाई किसी की जमीनें तो हाईवे बन रही है, वो खेत उसका निजी, लेकिन वो अगर मान लीजिए कोर्ट में केस करता है तो उसके पक्ष में फैसला क्या आता है कि भैया ठीक है, अगर आपकी मालियत थी 20 लाख रुपए बीघे की, तो सरकार से कहिए उसका 8 गुना मालिक करके दे दिया जाए।
मान लीजिए सामान्य क्रम में आप खेत बेचते 5 लाख रुपए बीघे में, तो 8 गुना उसका करके दे दिया जाए, आपकी जमीन जा रही है। लेकिन निर्माण कार्य को आप नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि समस्त भूमि का मालिक कौन है? सरकार है। वैसे राज्य काल में जो राज प्रथा थी, राजतंत्र था, तो समस्त भूमि का मालिक कौन था? राजा होता था। अब धीरे धीरे आने लगा, तो इसीलिए मान लीजिए आपको 50 बीघा दान मिला, उस 50 बीघा में से 20 बीघा आपने किसी को और दान दे दिया, तो आप तो सामंत हुए राजा के। आपका सामंत इसको आपने दिया, उप सामंत हो गया, उसने भी किसी को दिया, उप सामंत हो गया। तो पूरा एक सिस्टम गुप्तोत्तर काल में, राजपूत काल में सामंतवादी व्यवस्था बन गई। यही व्यवस्था मुगल काल में भी चली। मुगल काल में एक शब्द आपने पढ़ा होगा, मनसबदारी व्यवस्था। पढ़े हैं? किसके देन थी ये? मनसबदारी किसने शुरू किया था सबसे पहले? बताओ। पूरा रामायण पढ़ने सीता को पता नहीं सीता किसकी पत्नी थी, तो रामायण पढ़ने से क्या फायदा है? अकबर। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, देखिए, कंपटीशन की तैयारी का मतलब यही होता है। अगर आप सामंतवाद को लिख रहे हैं तो मनसबदारी को जोड़िए। अगर आप सम्राट अशोक को लिख रहे हैं तो उसमें विवेकानंद और गांधी को घुसा दीजिए। ये क्या है? उत्कृष्ट लेखन शैली है कि आप कहिए कि अशोक ऐसा शासक था जो कहता था सभी प्रजा हमारे संतान है, मैं अपने जनता के यह लोक के साथ साथ परलोक की भी कामना करता हूं, और यह लोक में तो मैं उसके अच्छा कामना कर ही रहा हूं, परलोक भी उसका सुधर जाए इसका भी मैं कामना कर रहा हूं। अशोक जैसा राजा अपने 5वें अभिलेख में कह रहा है, लिखित रूप से। यही तो विवेकानंद कह रहे हैं कि दर्द में नारायण बसता है। यही तो गांधी कह रहे हैं कि मेरा सपना क्या है? हर आंख से आंसू पोंछना। जब तक किसी की आंख में आंसू है तब तक हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है। हम भारत को तब तक स्वतंत्र नहीं मानेंगे जब तक हर आंख से आंसू पोंछने जाएगा। दरिद्र में नारायण को बसा रहे हैं, यही तो गांधी कह रहे हैं। तो अशोक लिखिए तो गांधी को लिखिए बीच में, साथ में विवेकानंद से तुलना करिए। इससे क्या होगा? इससे उत्कृष्ट लेखन शैली है। खाली बस नोट्स उतार देने से नंबर नहीं मिलता है। लेखन कला है, राइटिंग स्किल, जैसे टीचिंग स्किल है। टीचिंग स्किल है। टीचिंग स्किल क्या है? यही तो स्किल है। चोल काल पढ़ा रहे, चोल काल पढ़ा खत्म कर दें, ये टीचिंग स्किल नहीं है। हम चोल काल पढ़ा रहे हैं तो आपको बतावें, अशोक से तुलना करें, गुप्त से तुलना करें, तब स्किल है वो। खाली स्किल ये नहीं है कि बस खाली छापा चल लें, भाग लें, हमारा तो घंटा बनी गया। तो तुलना करिए। अब देखिए, अब मनसबदारी व्यवस्था में क्या समझा रहा हूं। यही जो आपकी बात अग्रहार भूमि वाली है, यही अकबर ने शुरू किया। क्या कहा? इस बच्चे ने जो प्रश्न पूछा कि उसने क्या कहा कि भैया जो हमारे अधिकारी रहेंगे, अकबर ने कहा, उनको हम वेतन नहीं दे पाएंगे नगद, क्योंकि मध्य एशिया में उसमें कॉइन्स की कमी हो गई थी। क्या देंगे? भूमि देंगे, और उनको मनसब प्रदान करेंगे, पद और सवार। 50 पद से शुरू होता था, 5000 पद तक मनसबदारी थी कि 5000 का मनसब प्रदान कर दिया गया, गोल्ड मेडल आपको दे दिया गया, भारत रत्न। तो क्या है, आप सबसे बड़े व्यक्ति हमारे साम्राज्य के हो गए। जैसे मान सिंह को, अब्दुल रहीम खान खाना को उसने 5000 वाला मनसबदारी प्रदान किया था। आप लोग ज्यादा जानते होंगे, हम मिडिल हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। 5000 का मनसब प्रदान किया। तो मान सिंह क्या थे? सबसे बड़े व्यक्ति थे। बीरबल को 5000 का मनसब दिया, सबसे बड़े व्यक्ति थे। अब 5000 मनसब वाला 5000 सवार, 5000 घोड़ा भी रख सकता है। यही क्या है? इसे अकबर तो मजबूत थे, नरेंद्र मोदी बहुत योजना चला दिए हैं, अपने तो मजबूत आदमी है, मान लो भाइयों बहनों करके चला ले रहे हैं देश। अब कमजोर कोई प्रधानमंत्री होगा तब बेचारा कैसे चला पाएगा? तो फंस जाएगा अपने ही मामले में। अकबर तो मजबूत थे, मनसबदारी दे दिए। क्यों?
क्योंकि उनको राजपूतों के साथ संबंध को मधुर करना था। अकबर इस बात को समझ रहा था कि हमसे पहले भी दिल्ली सल्तनत वाले आए हैं, और तो और हमारे बाबा अकबर, हमारे पिताजी अब्बा जान हुमायूं किससे कम विद्वान थे। अकबर बाबर जो था अपने आगरे के किले पर इसे दोनों हथवा में लोगों को दबा लेता था और चढ़दौलिया पर दौड़ जाता था। इतना मजबूत व्यक्ति था वो, जैसे दबा ले हथवा में और चढ़दौली पर दौड़ जाए, कूद जाए 3 तल्ला पर से, लिए दिए। तब न मध्य एशिया से मार करते हुए चला आया, लेकिन उनका भी पतन हुआ, कुछ नहीं कर पाए। खाली युद्ध लड़े। वो सोचा बाबर भी चले गए, हुमायूं भी चले गए, इसके पहले दिल्ली सल्तनत वाले गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये सब क्यों आखिर असफल हो गए। उसने कहा इन लोगों ने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ के जो मूल लोग हैं उन पर ध्यान नहीं दिया। मतलब हिंदू जाति, हिंदू कौन है, यहाँ के मूल हैं, और हिंदुओं का अगुआ कौन है। तुम्हारे गांव प्रधाने के पटक के मार दे कहो आदमी आई के, तो वैसे पूरा गांव लत्ता हो गया। तो प्रधान में मारी के तो और कौन वैल्यू है। तो कहा कि हिंदुओं के अगुआ कौन है, राजपूत। इसीलिए उसने राजपूत नीति चली, स्वीट पॉइजन दिया। कहा राजपूतों को वतन जागीर का शब्द है, हालांकि मोटी पुलिस पर नहीं जाना चाहते हैं, वो दूसरा मामला है। कहा तुम्हारा जागीर तुमको सौंप देंगे, हमसे विवाह शादी कर लो बस, हमको राजा मान लो तुम बस। और यही मनसबदारी व्यवस्था करके सबको मनसब प्रदान कर दिया। और बाद में जब औरंगजेब काल आया तो मुगल काल के पतन में खाली औरंगजेब की धर्मांधता की नीति ही जिम्मेदार नहीं है। सतीश चंद्रा लिखते हैं सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। मनसबदारी के साथ साथ एक शब्द और आता है, चमादामी और जमा हासिल। क्या होगा पढ़ के आइएगा, आप जानते हैं इसके बारे में। चमादामी और जमा हासिल। मजबूर हो गया औरंगजेब, प्रांत थे सब स्वतंत्र हो गए, 50-50 ग्राम के लोग स्वतंत्र हो गए। औरंगजेब के जमाने में लगे घुड़कने, नहीं मानेंगे तुमको हम बादशाह, जो उखाड़ना होगा हमारा उखाड़ लेना, क्या करोगे, बुढ़ा गए हो। तो सीओ टोपी पढ़ो नमाज 5 वक्त की, चले गए। ये मनसबदारी व्यवस्था है। और उसकी शुरुआत कहां से हो रही है, उसी गुप्त काल के सामंत व्यवस्था से, और इसी आपके ये जो ब्रह्मदेव गांव है, यही शुरुआत हो रही है। शुरुआत यहां से हो रही है और जाके हुआ। अंग्रेजों काल में तो अंग्रेज तो सुधार लिए थे अपना, वो तो बताएंगे, तो चर्चा करेंगे उन्होंने क्या भूमि राजस्व में क्या सुधार किया था। खासकर वार्नर हेस्टिंग्स ने बड़ा गड़बड़ मामला किया था। खैर चलिए, बाटो और राजकुरों की नीति की शुरुआत वहीं से होती है। क्या लिखा है, हाँ हमेशा के लिए। जैसे मान लीजिए आज भी आप जानते हैं जो आदमी सरकारी कर्मचारी नौकरी पा जाता है, मान लीजिए वो मर गया तो मृतक आश्रित की नौकरी लगती है, तो तनख्वाह उसको मिलता है, जो आवास बाप पाया था आवास पा जाता है। और राज्य तंत्र में क्या होता था कि मृतक आश्रित तो था ही, तो मान लीजिए आप उनके महामंत्री में, आपका बेटा भी महामंत्री बनेगा, बशर्ते योग्यता होनी चाहिए। अगर आप राजद्रोह नहीं कर रहे हैं तो अगर आपके पिता की राज नौकरी करते हैं, आपका बेटा भी करेगा, तो मिलना ही है वेतन, कोई फिर ट्रांसफर होता चला गया कई सालों तक, नहीं दिया जाएगा, ले लिया जाएगा, जब भूखा डॉक्स हो जाएगा। हम कह रहे भाई नहीं,
उत्तर जो होगा वो लिख दीजिएगा आप लोग। यह तालाब समिति थी, मतलब इस कमेटी के लोग जो है एरिवारियम जितने मेंबर थे, तालाब में पानी है कि नहीं है, कोई पवित्र मान लीजिए कोई आ गया, त्योहार आ गया तो उसमें नहाने होने की व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है, ठीक है ना। उसके बाद संवत्सर वारियम करके मिलता है, संवत्सर वारियम, संवत्सर वारियम, यह वार्षिक समिति थी। इसका कार्य अन्य समितियों की देखरेख करना था। ठीक है ना। चलिए पैराग्राफ चेंज करिए। सभा को, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सभा को ग्रामवासियों पर कर लगाने, टैक्स वसूलने तथा उसे राजकोष में जमा करने तथा बेगार माने निःशुल्क लेने का अधिकार था। ठीक, अधिकार था। आगे लिखिए। सभा, उसमें लिख लीजिए, बैंक का भी काम करती थी। सभा बैंक का भी कार्य करती थी। ठीक। अब न्याय व्यवस्था, थोड़ी सी हेडिंग डाल लीजिए, छोटी सी, न्याय व्यवस्था। चोलुगिन न्याय व्यवस्था का उल्लेख चाउ जू कुआं ने अपनी पुस्तक, याद आ गया, देखिए, अपनी पुस्तक चूफान चीन, अपनी पुस्तक चूफान चीन, इसकी पुस्तक का नाम है, में किया है। ठीक। इसका उल्लेख पेरी पुराणम, एक किताब है, के लेखक सेक्किलियार, पेरी पुराणम के लेखक सेक्किलियार ने भी किया है। ठीक। चलिए, हो गया, हो गया, हो गया बेटा। अभिलेखों में सम्राट के न्यायालय को धर्मासन कहा गया है। धर्मासन कहा गया है। तथा न्यायाधीशों को धर्म भट्ट कहा गया। धर्म भट्ट, धर्म भट्ट, भट्ट भट्ट, अरे भट्ट एक जाति होती नहीं, ये भट्ट ब्राह्मण भी होते हैं, धर्म भट्ट। ठीक, हो गया।
अब करीब करीब सब हो गया, प्रशासन भी हो गया, सब हो गया, अब टाइम भी हो गया ना। हाँ, अच्छा कुछ थोड़ा सा वो लिख लो, थोड़ा सा कर लिख लो, टैक्स, प्रमुख कर एक लाइन में लिख लो, टैक्स वगैरह क्या नाम था। चोल अभिलेखों में भू राजस्व को कदमाई, कदमाई कहा गया है। लगान को कुडमे, लगान को कुडमे, एक शब्द आता है कड़मे, कड़मे को शुल्क कहा जाता था। ठीक, अब क्या बचा, सिक्का लिख लो थोड़ा सा, क्वाइंस को क्या कहा जाता था सब। चोल काल के सिक्के या सिक्कों का ढेर एक स्थान है धलेश्वरम, धलेश्वरम से मिला है। चोलों के स्वर्ण सिक्कों को कलंजू, स्वर्ण सिक्कों को कलंजू या पोन भी नाम इसका है, कलंजू या पोन कहा जाता था। जबकि कासू, कासू सबसे प्रचलित सिक्का था। इन सिक्कों पर मछली का, बाघ का, धनुष का निशान वगैरह बना रहता था। कासू सबसे प्रचलित सिक्का था, मतलब ज्यादा लोकप्रिय था। ठीक, भूम माप की इकाई बेली, या बेली के सामने लिखिए भूम माप की इकाई, भूम माप की इकाई को वेली कहा जाता था। ठीक, अब देखिए ये सब हो गया। अब धार्मिक स्थिति में आप जानते ही हैं कि जो चोल काल के राजा महाराजा हैं, ये लोग मुख्यतः शैव धर्म को मानने वाले थे। स्थापत्य इनका देखेंगे तो बड़े बड़े मंदिरों का इन्होंने निर्माण कराया। सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है इनका, राजा प्रथम का राजराजेश्वर मंदिर अथवा वरेश्वर का मंदिर। ठीक, वो तो सब बता ही चुके हैं पढ़ाते समय, कोई बहुत जरूरी नहीं कि दोबारा उसको धार्मिक स्थिति को पढ़ावे। ठीक है ना, अब ये आपका जो है समाप्त हो गया। अब ये बताइए चोल काल, अब साउथ इंडिया पूरा समाप्त आपका। अब ये बताइए कि क्या शुरू कर दिया जाए, आपका जो बचा है वो बताइए। मैं चाहता हूं कि प्राचीन इतिहास खत्म करके तब आगे किसी पढ़ाएं किताबी पर, इससे आप लोग को ये ना लगे कि छोड़ दिया गया है। क्या